इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये जो चैप्टर है ये 15 मार्क्स का है, ठीक है, और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट या कुछ भी न्यूमेरिकल वगैरह इस चैप्टर से नहीं आता है, ठीक है। तो मे भी शायद तक थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये चैप्टर, बट स्टिल ये 15 मार्क्स कवर करता है चैप्टर, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। बिकॉज 60% आई होप आपको पता होगा कि 60% जो है मिनिमम क्राइटेरिया है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 60 जो है वो मार्क्स मिनिमम साइड पे लेके आने पड़ेंगे, और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है 25% की, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मतलब मिनिमम साइड पे 80 क्वेश्चंस के लिए आपको जाना होगा, तब जाके आप 60 का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुल मतलब अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि 60 मार्क्स के लिए मैं 60 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाऊं तो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है कि वो आपका गलत हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको 80 to 85। मेरे टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 93 क्वेश्चंस टिक किए थे, आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट 93 क्वेश्चंस, और 80 मेरा जो है परसेंटेज है इस एग्ज़ाम का NISM सीरीज़ 8 का। सो आपको मतलब आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर आप 60 आपको चाहिए तो आपको 80 क्वेश्चन वहाँ पे टिक करके आने पड़ेंगे, तब जाके आप 60 मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है आप उसको अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज वो अचीव होना थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है, आप बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं तो आपको बेसिक और मतलब इतना नॉलेज रहे कि हाँ अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसको समझ के और उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकें, आपको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, तो फर्स्ट हम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो था 1956, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स की क्या डेफिनेशन दी गई थी वो पढ़ेंगे। देन सेबी के फंक्शन पढ़ेंगे। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग क्लियरिंग सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी हम क्लियरिंग मेंबर वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, मार्क टू मार्केट, इनिशियल मार्जिन कलेक्शन, तो वही सब है यहाँ पे भी। और अगर आप ये तीनों पोर्शन नहीं भी पढ़ते हैं और सिर्फ मेजर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी और डॉक्टर जेआर वर्मा कमेटी पढ़ के जाते हैं, इवन सिर्फ एलसी गुप्ता कमेटी की ही रिकमेंडेशन पढ़ के जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 40 to 45 पॉइंट्स हैं इनके रिकमेंडेशन में, और इसी में से ही क्वेश्चन आता है। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग 15 मार्क्स आपका पूरा इधर ही कवर होना है, बस आपको ध्यान से और हर एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन दी गई, तो सिक्योरिटीज आप किस किस चीज़ों को बोल सकते हो, आप शेयर्स को बोल सकते हो, स्क्रिप्ट्स को बोल सकते हो, स्टॉक्स को बोल सकते हो, बॉन्ड को बोल सकते हो, डेवेंचर को बोल सकते हो, डेवेंचर स्टॉक को बोल सकते हो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक नेचर इन और any other incorporated company or other body corporate। सिक्योरिटीज नॉर्मली अगर कहीं पे भी मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, और एज अ असेट बिहेव कर रहा है वो, तो वो सभी चीज क्या है, सिक्योरिटीज है। अभी सिक्योरिटीज वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको मनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, है ना कुछ हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर गेन होगा या लॉस होगा, तो इसलिए उसको सिक्योरिटीज बोला गया। देन डेरिवेटिव्स, तो ऑलरेडी हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी प्राइस जो है और इंडेक्स की जो प्राइस है वो उसके अंडरलाइन सिक्योरिटीज से डिराइव्ड होती है। जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका जो प्राइस रहता है वो कौन डिसाइड करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स है। एग्री कमोडिटी है जैसे सोयाबीन, चना, दाल, आलू, प्याज, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अब जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है उसको लीगली कब लॉन्च किया गया, लीगल किस एक्ट के अंदर लॉन्च किया गया, तो सेक्शन 18A के अंदर एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि डेरिवेटिव सेगमेंट को लीगल और वैलिड बताया गया। कब,
जब वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और जो क्लियरिंग हो रहा है उनका, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग मेंबरशिप के थ्रू, कॉर्पोरेशन के थ्रू सेटलमेंट और क्लियरिंग हो रहा है, तो देन ओनली वो जो डेरिवेटिव्स रहेंगे वो लीगल और वैलिड कहलाएंगे, है ना। और ये किसके अंडर प्रोविजन दिया गया? सेक्शन 18A के अंडर प्रोविजन दिया गया। देन नेक्स्ट, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी है जो कि फोकस करती है, जो कि ध्यान रखती है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग हाउस है और ब्रोकर्स हैं, वो कहीं पे भी कोई फ्रॉड ना करें, है ना, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को के क्रॉस ना जाएं, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। तो ये सब चीजें सेबी देखती। सेबी का पावर क्या क्या होता है? तो सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। देन प्रमोट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट को, और रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज मार्केट को, है ना। देन इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो सेबी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करते हैं। देन जितने भी स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर होते हैं उनको सेबी के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। देन सेबी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट और रेगुलेट करती है। देन जो अनअफेयर ट्रेड्स प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं उनको प्रोहिबिट करती है और फ्रॉडेंट होने से रोकती है। देन सेबी कभी भी इंस्पेक्शन करती है, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट्स करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर ऐसे कोई भी अदर ऑथराइज्ड मेंबर या पर्सन जो कि सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएट हो, या कोई भी इंटरमीडिएटरी या फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज मार्केट की, ठीक है। और जो 1956 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डेलीगेटेड होते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब रेगुलेशन कैसे फॉर्म किया गया या रेगुलेशन एक्ट या फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया गया? तो सेबी के द्वारा एक 24 मेंबर्स की कमिटी प्रिपेयर की गई, ठीक है। ये 24 मेंबर्स की कमिटी जो थी वो किसके अंडर में थी? किसके चेयरमैनशिप के अंडर में थी? डॉक्टर एलसी गुप्ता के अंडर में थी। और इन लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया, जिसको कि सेबी ने 11 में 1998 में एक्सेप्ट किया, और यही आज तक फॉलो किए जाते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब हम मेन जो एलसी गुप्ता की कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे और वो रिकमेंडेशंस हम पढ़ेंगे कि मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था कि जो भी आप मार्जिन कलेक्ट करते हो क्लाइंट साइड पे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए? वो वैल्यू एट रिस्क मेथोडोलॉजी पे डिपेंड होनी चाहिए 99%। देन वॉलेटिलिटी जो है वो ऑनलाइन मॉनिटर किया जाना चाहिए। वॉलेटिलिटी मतलब वॉल्यूम्स, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या फ्यूचर पे जो वॉल्यूम सेट हो रहे हैं वो वॉलेटिलिटी ऑनलाइन मॉनिटर होनी चाहिए। देन एक्सपोजर जो दिया जा रहा है ब्रोकर्स को, है ना, या ट्रेडिंग मेंबर्स को, तो वो भी ऑनलाइन मॉनिटर होना चाहिए। देन मार्क टू मार्केट डेली कलेक्ट होना चाहिए। और ये मार्क टू मार्केट आप कब कलेक्ट कर सकते हो? आज का जो मार्क टू मार्केट है वो कल मॉर्निंग में आप कलेक्ट कर सकते हो ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं उनको मार्जिन और वॉलेटिलिटी मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रेटन एंट्री नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है डेरिवेटिव ब्रोकर मेंबर्स के लिए। हर एक डीलर जो है वो सेबी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन पास होना चाहिए, जो कि लाइक आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो NISM सीरीज 8 डेरिवेटिव एग्जाम, आप ये दे दोगे तो आप एज अ इक्विटी और डेरिवेटिव डीलर बन जाओगे, है ना। तो आप एक सेबी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन पास हो, आप अप्रूव्ड डीलर हो जो कि ऑर्डर पंच कर सकता है ना। और ये जो सर्टिफिकेट रहता है इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की रहती है। 3 ईयर के बाद में ये, है ना, वैलिड नहीं रहता। इसके लिए आपको या तो वापस से एग्जाम देनी पड़ती है या फिर CPE प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट जो है वो कैश सेगमेंट से सेपरेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश सेगमेंट का जो पैसा है वो आप डेरिवेटिव
बाय सेल करने के लिए यूज कर सकते हो, या डेरिवेटिव का जो पैसा है वो कैश के लिए बाय यूज कर सकते हो। आप सेटलमेंट के बाद यूज कर सकते हो, बट बिफोर सेटलमेंट आपको सेपरेट सेपरेट रखना पड़ेगा दोनों का फंड। देन ग्रॉसिंग अप ऑफ मार्जिन एट द क्लाइंट लेवल, मतलब आपको क्लाइंट लेवल पे हर एक पोजीशन के लिए मार्जिन कलेक्ट करना है, वेदर इट इज बाय और सेल। देन सेपरेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आपको क्रिएट करना है डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री आपको परमिट करना है। जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो मिनिमम 50 मेंबर को अट्रैक्ट, मतलब अगर आपके अंडर में 50 मेंबर हैं तो वही स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर सकता है। देन क्लियरिंग मेंबर जो रहेगा उसकी मिनिमम नेटवर्थ जो रहेगी वो 3 करोड़ की होनी चाहिए या 300 लाख की होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो क्लियरिंग मेंबर रहेंगे उनको मिनिमम डिपॉजिट और लिक्विड असेट मेंटेन करना पड़ेगा, वो कितना होगा 50 लाख रुपए का। मार्क टू मार्केट जो है वो सिर्फ कैश में सेटल्ड होगा, आप इक्विटी या फिर सिक्योरिटीज के बिहाफ पे उसको सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। बोथ स्पेक्यूलेटर और हेजर रिक्वायर्ड होते हैं एक हेल्दी डेरिवेटिव मार्केट के लिए, मतलब सिर्फ हेजिंग ही डेरिवेटिव्स में नहीं होती है, ट्रेडिंग भी होती है, या फिर सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होती है, हेजिंग भी होना चाहिए। दोनों होगी तो वो एक हेल्दी डेरिवेटिव मार्केट रहेगा, मतलब प्रॉपर एक्सपोजर और वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। बोथ एक्सचेंज और सेबी जो है उनको साथ में मिलकर काम करना होगा, डेरिवेटिव रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। देन एक्सचेंज जो है वो ऑपरेशन को रेगुलेट करेगा, और जो सेबी जो है वो ओवरसीज करेगी कि प्रोसेस प्रॉपरली और पॉलिसी जो है वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है। म्यूचुअल फंड्स को अलाउ रहेगा कि वो डेरिवेटिव सेगमेंट में हेज कर सकते हैं, मतलब आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो ये अपने फंड्स को रिस्क लेवल को कम करने के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में अपने फंड्स को हेज कर सकते हैं। देन डेरिवेटिव शुड बिगिन विद इंडेक्स फ्यूचर और अदर प्रोडक्ट्स एंड शुड बी इंट्रोड्यूस इन द फेज मैनर, मतलब जो इनिशियल लेवल्स पे जब डेरिवेटिव्स लॉन्च किए गए थे तो पहले सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर के लिए लॉन्च किए गए थे, फिर धीरे धीरे स्टॉक्स फ्यूचर्स के लिए, फिर डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए भी डेरिवेटिव्स स्टार्ट किए गए। देन जो मेंबर एक्सप्लोजर रहेगा वो लिंक्ड अमाउंट रहेगा लिक्विड असेट मेंटेन बाय देम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जो मेंबर्स इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फंड जो पे करेंगे वो लिक्विड असेट के फॉर्म में होना चाहिए। देन क्रॉस मार्जिन परमिटेड नहीं रहेगी, मतलब आपने जो कैश के सेगमेंट के लिए मार्जिन प्रोवाइड की है मेंबर हैंड पे, तो वो आप सिर्फ कैश के लिए यूज कर सकते हो, जो डेरिवेटिव्स के लिए दी है वो आप सिर्फ डेरिवेटिव्स के लिए यूज कर सकते हो। देन ऑल क्लाइंट्स शुड पे मार्जिन, सभी क्लाइंट्स को मार्जिन पे करनी पड़ेगी। ब्रोकर शुड नॉट फंड मार्जिन ऑफ क्लाइंट, मतलब ब्रोकर अपने हैंड से क्लाइंट के लिए मार्जिन प्रोवाइड नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रोकर क्लाइंट से मार्जिन कलेक्ट ना करे और उसको एक्सप्लोजर दे दे बाय और सेल करने के लिए। क्लाइंट से पैसा लेने के बाद ही ब्रोकर क्लाइंट के लिए पोजीशन सेट कर सकता है, बिना पैसा लिए, बिना मार्जिन कलेक्ट किए ब्रोकर क्लाइंट को पोजीशन बनाकर नहीं दे सकता मार्केट में। इन लॉन्ग रन इंडिया शुड हैव अ नेशनल लेवल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल मतलब अभी जैसे एनएसडीएल सीडीएसएल है तो ये नेशनल लेवल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। क्लाइंट शुड बी प्रोवाइडेड विद अ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बाय ब्रोकर, मतलब जब भी अकाउंट ओपन होगा तो उसको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा ब्रोकर को। ब्रोकर शुड कीप मार्जिन कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, मतलब ब्रोकर जो भी क्लाइंट से मार्जिन कलेक्ट कर रहा है उसके लिए उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। Broker cannot use margin for any purpose except for payment of such margin to the clearing corporation, मतलब broker जो margin collect कर रहा है client से वो किसी और चीज के लिए use नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो पेमेंट करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मार्जिन पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता है। ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर्ड इन द ट्रेडिंग सिस्टम एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज, मतलब जब आप ऑर्डर पंच करेंगे तो उस टाइम पे जो प्राइसिंग रिफ्लेक्ट होगा वो उसमें ब्रोकरेज ऐड नहीं होनी चाहिए, ब्रोकरेज आपको सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट नोट में चार्ज करनी होगी। इन केस डिफॉल्ट
margin paid by the clearing member on his own account alone would be used to settle his due। मतलब अगर कोई भी क्लियरिंग मेंबर डिफॉल्ट निकल जाता है तो उसके अकाउंट में जो सेपरेटली उसने मार्जिन पे किया था उसको यूज किया जाता है जो भी ड्यूज बचे हुए हैं उनको सेटल करने के लिए। ऑल ब्रोकर्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट शुड बी ऑब्टेन सेबी रजिस्ट्रेशन। मतलब जो भी जितने भी ब्रोकर्स हैं वो डेरिवेटिव सेगमेंट में यदि ट्रेड करना चाहते हैं, ऑर्डर पंच करना चाहते हैं तो उनको सेपरेट सेबी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियरिंग फंक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जो क्लियरिंग फंक्शन रहेगा वो सेपरेट एंटिटी के थ्रू ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसको हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैज पावर टू ले एडिशनल मार्जिन, स्पेशल मार्जिन, डिफाइन मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट एंड डिसेबल ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग। मतलब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहेगा उसके पास पावर है कि वो एडिशनल मार्जिन मांग सकते हैं, स्पेशल मार्जिन मांग सकते हैं या फिर मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आपको बोल सकते हैं कि आज मतलब फॉर अ डे आपके पास सिर्फ 1000 करोड़ का ही लिमिट है या फिर 100 करोड़ का ही लिमिट है और किसी भी ब्रोकर को ट्रेडिंग से डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई भी ब्रोकर का एकदम से ऑर्डर जाना बंद हो जाए। Then SEBI should create a special derivative cell with itself to understand and supervise the market। जो स्पेशल सेल प्रोवाइड बनाया हुआ है डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ताकि वो अच्छे से जो डेरिवेटिव्स मार्केट है उसको समझ पाए और सुपरवाइज कर पाए। देन उन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल भी क्रिएट कर रखी है। डेरिवेटिव सेगमेंट जो है वो सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होगा। अभी यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल जब बनाए जाएंगे या फिर बोर्ड बनाई जाएगी तो जो कैश सेगमेंट की गवर्निंग बोर्ड है उसके जो मेंबर हैं वो कॉमन नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव सेगमेंट गवर्निंग काउंसिल में। मतलब दोनों जो काउंसिल्स हैं उनके सेपरेट मेंबर्स होना चाहिए, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। द एक्सचेंज शुड सेट अप एट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल इन एटलीस्ट 4 रीजन अक्रॉस द कंट्री। मतलब पूरी कंट्री में से किसी 4 रीजन में जो सेबी है उसका एट्रीब्यूशन और इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। डेरिवेटिव ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही होगा। डिजास्टर रिकवरी साइट आपके पास होना चाहिए। अगर कंप्यूटर फेल्योर होता है तो मतलब सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं तो आपके पास एक अल्टरनेट डिजास्टर रिकवरी साइट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट डेरिवेटिव सेगमेंट, जो डेरिवेटिव सेगमेंट के इंफॉर्मेशन है लाइक रेट है, वॉल्यूम्स है, ओपन इंटरेस्ट है, तो ये सब आपको वेंडिंग नेटवर्क्स को भी प्रोवाइड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जैसे फॉरेन में रिक्रूटर है, बुलमर्ग है, हमारे यहाँ पे मनी कंट्रोल है, investing.com है, तो ये सब वेंडिंग नेटवर्क्स कहलाते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम साइट पे 2 आपको वेंडिंग नेटवर्क्स को इंफॉर्मेशन देनी होगी। ऑल ब्रोकर ऑफ द कैश सेगमेंट विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। मतलब जो ब्रोकर्स कैश सेगमेंट के मेंबर हैं वो सभी ब्रोकर डेरिवेटिव मेंबर नहीं बन सकते, डेरिवेटिव सेगमेंट के मेंबर नहीं बन सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया है डेरिवेटिव का सेपरेटली वो उनको फुलफिल करना होगा। एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजेक्शन, अभी जब भी कोई भी ब्रोकर पोजीशन क्रिएट करता है तो उसको सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है या फिर क्लाइंट के लिए ट्रेडिंग है। एंड इफिशिएंट कैश मार्केट इज अ मस्ट फॉर अ हेल्दी डेरिवेटिव मार्केट। मतलब एक कैश मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी है डेरिवेटिव मार्केट के लिए, बट ऑब्वियस है बिकॉज जो अंडरलाइन की प्राइस रहती है उसी पर डिपेंड करता है डेरिवेटिव, है ना। फिर डिलीवरी लेवल्स इन द कैश मार्केट शुड इम्प्रूव एंड इंक्रीज। और डेरिवेटिव्स के कारण क्या हुआ है कि जो कैश सेगमेंट में डिलीवरीज है मतलब होल्डिंग कैपेसिटीज जो है क्लाइंट की वो इंक्रीज हुई है और लोगों ने होल्डिंग डिलीवरी लेना ज्यादा स्टार्ट किया है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट साइकिल, यानी कि आपको जो सेटलमेंट साइकिल है वो सभी एक्सचेंज को एक जैसा यूनिफॉर्म रखना होगा। A separate governing board should be constituted for the clearing corporation of the derivative segment। मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए एक सेपरेट गवर्निंग बोर्ड आपको सेटअप करना पड़ेगा। नो ब्रोकर मेंबर शुड बी अलाउड टू सिट टू द
गवर्निंग बोर्ड ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब कोई भी ब्रोकर मेंबर जो है वो गवर्निंग बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता क्लियरिंग। तो कंपनी, अगर आपका कोई भी क्लाइंट ट्रस्ट होता है या फिर कोई कंपनी होती है, तो अगर आप ऑर्डर पंच करना चाहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो जितने भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो हर एक से आपको ऑथराइजेशन लेना होगा एंड देन ओनली आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब आपको हर एक क्लाइंट को एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन करने के लिए। जे.आर. वर्मा कमेटी, तो ये जितने भी ऑलरेडी हम एलसी वर्मा में पढ़ चुके हैं रिकमेंडेशन, सेम रिकमेंडेशंस हैं, है ना, कि सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होना चाहिए, एडवाइजरी काउंसिल होना चाहिए, स्पेशल डेरिवेटिव सेल इटसेल्फ उन्होंने बनाया हुआ है सेबी ने। तो ये सब सेम है, बस मेन जो 2 से 3 डिफरेंट है वो ये है कि एक तो डिफरेंशियल मार्जिन आपको कलेक्ट करना है कैलेंडर स्प्रेड के लिए। अभी कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेते हैं, राइट। 2 कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसी पोजीशन लेते हैं, एक में हम बाय करते हैं, एक में हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कैलेंडर स्प्रेड क्या करता है, लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करता है। आई थिंक ये मे भी आपको ध्यान होगा, है ना। तो लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जे.आर. वर्मा ने कि आपको जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजीशन बनेगी तो उसमें तो आपको लोअर मार्जिन ही लेना है, मतलब वन साइड पे ही मार्जिन लेना है। बट जैसे ही एक्सपायरी 3 डे क्लोज होती है, तो एक्सपायरी के 3 डे बिफोर आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन कलेक्ट करना है क्लाइंट से, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है। देन जो लास्ट के तो 2 पॉइंट है, हेयर कट ऑन इक्विटी सिक्योरिटीज 15% और डेब्ट सिक्योरिटी पे 10% होता है, ठीक है। और इक्विटी सिक्योरिटी कैन बी फॉर्म मैक्सिमम 50% ऑफ द लिक्विड असेट। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर सपोज किसी क्लाइंट के पास में 10 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है ना। अब ये जो पोर्टफोलियो है उसके पास में, ये डीमैट होल्डिंग है उसकी, कैश सेगमेंट में उसने परचेस किया हुआ है। तो वो क्लाइंट क्या कर सकता है कि ये 10 लाख रुपए के शेयर कोलैटरल कर सकता है। कोलैटरल जैसे ही करेगा तो उसको 5 लाख रुपीस की लिमिट ओपन हो जाएगी, ब्रोकर उसको 5 लाख रुपए की मार्जिन लिमिट दे देगा। अब ये 5 लाख रुपए पे बिना उसने कुछ पैसा दिए, ये 5 लाख रुपए पे वो ट्रेडिंग कर सकता है फ्यूचर सेगमेंट में, ठीक है। तो ये जो 50% मैक्सिमम उसको कितना मिलेगा, 50% ही मिलेगा। और ये जो वैल्यूएशन डेली बेसिस पे चेंज होता है, मतलब अगर आज मार्केट रेट के हिसाब से आपका वैल्यूएशन 10 लाख का है तो आपको 5 लाख का मिलेगा। नेक्स्ट डे आपका मार्केट रेट के हिसाब से आपका वैल्यूएशन 12 लाख का है तो आपको 6 लाख रुपए का मिलेगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे ये जो है अपडेट होता रहता है। जो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन आती है आपके पोर्टफोलियो की, इसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिन्स ओपन होते हैं। अगर इवन कम होती है तो कम हो जाते हैं, फॉर सपोज 8 लाख हो जाता है तो 4 लाख का ही आपको लिमिट्स मिलते हैं। और अगर इक्विटी सिक्योरिटीज है तो उस पे हेयर कट कितना होता है, 15% का होता है। और डेब्ट सिक्योरिटीज है तो उस पे हेयर कट कितना होता है, 10% का होता है। और एक इक्विटी सिक्योरिटीज कैन बी फॉर्म मैक्सिमम 50% ऑफ द लिक्विड एसेट, यानी कि अगर आप इक्विटी सिक्योरिटीज किसी को भी देते हो प्लेज करने के लिए तो आपको सिर्फ कितना उसके अगेंस्ट में लिक्विड एसेट मिलेगा, ओनली 50% का ही लिक्विड एसेट मिलेगा। सो दैट्स ऑल, यही पूरा चैप्टर है ये, है ना। और मोर अपडेट कि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग होता है हर एक चीज को समझना, तो बेटर है कि आप अभी सिर्फ जो जितना मैंने समझाया है उतना समझ के लीजिए। एंड जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके एक दिन पहले या मॉर्निंग में आप सिर्फ एलसी गुप्ता की जो रिकमेंडेशंस हैं और जे.आर. वर्मा के जो रिकमेंडेशन है सिर्फ वही इस चैप्टर से पढ़ के जाइए, तो 15 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। और ये मेरा NISM सीरीज 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट आप कौन सा सीरीज चाहते हैं जिस
NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट में कौन से सीरीज पे NISM के ही कौन से सीरीज पे वीडियोस बनाऊं, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज आई एम कंफ्यूज कि मैं करेंसी डेरिवेटिव पे वीडियो क्रिएट करूं या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव पे करूं या फिर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट वाला जो सीरीज 7 है ना। तो ये भी एक्चुअल अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव 8 देते हैं, ओके, और आप डीलर प्रोफाइलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये भी अभी कंपलसरी कर दिया है, ये वाला 7 सीरीज 7 सर्टिफिकेट भी। तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों में से मैं कौन सा, या इवन अदर रिसर्च एनालिस्ट वाला है जो डिपॉजिटरी वाला है, तो अदर भी अगर आप किसी पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट जो NISM सीरीज वीडियो मतलब कोर्स में स्टार्ट करूं तो उस सीरीज पे बनाऊं। एंड इफ अगर कोई टॉपिक छूट गया है जो मैंने कवर नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। एंड